तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के 3 टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जो है डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सॉरी गाइस, मैं ये टॉपिक पिछले वीडियो में कवर अप करने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस के चक्कर में ये 3 टॉपिक में कवर अप नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में आपको ये तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन की। तो हम इसमें सिंपली ये पढ़ेंगे कि मोशन किसका रिजल्ट होता है, मतलब कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे मोशन में लाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अब मैंने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ये लिया मार्कर, तो इसे मूव करने के लिए मुझे कुछ तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका मूव करेगा। अगर आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है तो ये बेसिकली मूव करेगा। हम भी जब मूवमेंट करते हैं तो हम अपना फीट से या फुट से मूवमेंट करते हैं। जब आप अपना फीट उठा के आगे रखते हैं तो तब हम मोशन में आते हैं। तो अपने फीट उठाने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इससे हमारी दो डेफिनेशन तो क्लियर होती है मोशन की, कि मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्सेस और अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डजंट मूव अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सो हम इसे एक बार लिख लेते हैं कि मोशन is caused by forces, and second is a stationary object doesn't move unless specific और sufficient, परफेक्ट वर्ड इसका sufficient होगा, sufficient amount of force is applied। तो इससे हमारी दो डेफिनेशन क्लियर होती है कि मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्सेस और अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डजंट मूव अनलेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। तो आप इसे फोर्स की डेफिनेशन मत मानिएगा, बस आप ये पता, आपको इसमें ये पता चल जाएगा कि आपको कि फोर्स अप्लाई करने पर ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। अगर मान लीजिए आपका सीबीएसई के पेपर में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मान लीजिए अगर आपका 9th क्लास के टेस्ट पेपर में ये आ गया कि मोशन किसका रिजल्ट होता है, तो आप ये बता पाएंगे कि मोशन जो होता है वो एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स का रिजल्ट होता है। तो आपकी इसमें दो बातें क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम इस पे ये बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी टर्म्स हैं जिससे मोशन डिस्क्राइब हो सकता है। तो बेसिकली आपके सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसी 6 टर्म्स होती हैं जिससे आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली वो 6 टर्म्स ये होती हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है टाइम, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा वेलोसिटी, चौथा आपका आ जाता है स्पीड, फिर फिफ्थ आ जाता है डिस्टेंस, एंड आपका सिक्स्थ आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्क्राइबिंग मोशन में आपका बस इतना ही था कि मोशन किसका रिजल्ट होता है, फिर उसका एक मैंने फिर बता दिया आपको पूरी एक लाइन में। उसके बाद यह आया था कि हमारा मोशन किन किन टर्म्स में डिस्क्राइब हो सकता है। तो हमने इसमें यह बता दिया कि हमारा मोशन जो है वो टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन हो सकता है या डिस्क्राइब हो सकता है। पता चलेगा कि हम मोशन में हैं या रेस्ट पर हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट को चूज करके बता सकते हैं कि हम रेस्ट पर हैं या मोशन पर हैं। तो इसमें हमने मान लीजिए हम ऐसे एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए जो हमेशा अपने पोजीशन पे फिक्स रहे। जैसे कि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो कि अपने पोजीशन पे हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो मान लीजिए मैं अगर अपने रेफरेंस पॉइंट पर, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है बिल्डिंग वाला, तो अगर मैं इस
पोजीशन को चेंज करता हूं इन टाइम टी, टाइम टी, तो मैं ये मानूंगा कि मैं मोशन में हूं। अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं होती है विद इन टाइम टी या किसी में भी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है, तो मैं ये मानूंगा कि मैं रेस्ट पर हूं। तो बेसिकली जब हम अपने रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर कर कर ये बताते हैं कि हम मोशन पे हैं या रेस्ट में, तो हम उसे ओरिजिन कहते हैं। तो हम इसे कंपेयर की जगह हम रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो इससे हमारी ये डेफिनेशन बनती है, इफ वी कैन टेल दैट वी आर इन मोशन और रेस्ट विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड एन ओरिजिन। तो ये आपका ओरिजिन कहलाता है। तो हमारा ओरिजिन ये हुआ, ठीक है। तो अगर हम ये कंपेयर करके बता सकते हैं कि हम मूव कर रहे हैं या मोशन में हैं या रेस्ट पर हैं, तो हम उसे ओरिजिन कहेंगे। तो इस टॉपिक के साथ हमारा अब डिस्क्राइबिंग मोशन पूरा खत्म हो चुका है। गाइस, अब हम अपने दूसरे टाइटल के ऊपर बात करते हैं, जो कि है मोशन along a straight line। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मोशन 4 टाइप्स के होते हैं, रोटेटरी, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटरी, रोटेटिंग, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। और दूसरे वर्ड्स में कहें तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे सीबीएसई के कोर्स के हिसाब से हमें इस क्लास में सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना है। तो हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को एज अ लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, और इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कह सकते हैं। रेक्टिलिनियर आपको पता होगा, आपने कभी अपने लोअर क्लासेस में, पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहलाती थी। तो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर और रेक्टिलिनियर में क्या टाइप डिफरेंस क्या होता है। जो रेक्टिलिनियर होता है वो लीनियर मोशन का ही एक टाइप होता है, वो ही नहीं होता, लीनियर मोशन नहीं होता, उसका एक टाइप होता है। जैसे कि लीनियर मोशन क्या होता है, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व पाथ ऑन अ प्लेन। मतलब सिंपल प्लेन पे या तो स्ट्रेट लाइन में कवर करना है, कर्व पाथ पे कवर करना। जैसे कि एथलीट्स जो दौड़ते हैं वो लीनियर मोशन में भागते हैं, लेकिन रेक्टिलिनियर उसका भली एक टाइप है, लेकिन एक ऐसा इसलिए टाइप है क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। रेक्टिलिनियर मोशन केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लीनियर मोशन स्ट्रेट के साथ साथ कर्व पाथ पे भी मोशन को हम लीनियर मोशन कह सकते हैं, अगर वो सिंपल प्लेन पे है तो इसलिए टाइप हुआ क्योंकि लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में भी कवर करता है और रेक्टिलिनियर से स्ट्रेट में कवर करता है, तो इसलिए इसका एक टाइप हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है। तो हम इसे रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को। तो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन आपका वन डायमेंशनल मोशन होता है। वन डायमेंशनल मोशन ये होता है, वन डायमेंशनल, जिसमें केवल एक डायमेंशन होती है। मतलब जब हम कोई नंबर लाइन यूज करते हैं, नंबर लाइन इन सेंस हम ये बताने के लिए कि पोजीशन जो वेलोसिटी में आप अभी पढ़ेंगे कि वेलोसिटी जो होती है आपकी माइनस में भी आती है, माइनस में भी वेलोसिटी आती है अगर आप लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइड में ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं, मानिए आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है या आपकी इनिशियल पोजीशन है, तो आप अगर राइट साइड पे चल रहे हैं, अगर किसी भी आप पोजीशन पे अगर आप ऐसे खड़े हैं, तो अगर आप फ्रंट में चल रहे हैं तो आप पॉजिटिव में चल रहे हैं, अगर आप बैक में चल रहे हैं
तो आप नेगेटिव में चल रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है वो माइनस में आ जाती है अगर आप अपने बैकवर्ड चलते हैं। तो अगर आप इस पे, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे इस साइड के फेस करे हुए खड़े हुए हैं, अगर आप बैक पोजीशन में जाते हैं तो आप नेगेटिव में जा रहे हैं, और अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं जिसमें आप जिस पोजीशन, जिस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और उसी पे पोजीशन पे जा रहे हैं, तो आप पॉजिटिव लाइन पर जा रहे हैं, पॉजिटिव वे पर जा रहे हैं, और ये नेगेटिव माना गया है। तो इसको, जिससे हम ये नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं, उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में आपका लीनियर मोशन आ जाता है, लीनियर मोशन में आपकी वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में आती है, उसे रिटार्डेशन कहते हैं, वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपका आ गया वन डायमेंशनल मोशन। तो बेसिकली ये वन डायमेंशनल मोशन ही होता है, लीनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, विच इज अ वन डायमेंशनल मोशन। तो अब हमने वन डायमेंशनल मोशन भी पढ़ लिया, लीनियर मोशन भी पढ़ लिया। भले वन डायमेंशनल आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन तब भी अब आपको ये पता होगा कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। ये भले एक टाइप है, आपको ये इसमें नहीं दिया था, लेकिन तब भी आपको अब पता चल गया है कि रेक्टिलिनियर मोशन भी इसे कहा जा सकता है। तो आपका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में अब आपकी जो मैंने अभी 6 टर्म्स बताई थी, उसमें से काफी इसमें एक टर्म आ जाती है जो जिसे हम कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप इस वीडियो में अभी सिर्फ यही 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी बताया जाएगा। पहले आप इस 3 टॉपिक्स को अभी ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्पीड लेते हैं। तो स्पीड क्या होती है? जब आप, स्पीड वो होती है जब आप ये कहते हैं कि हम कितना फास्ट और स्लो ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब हम कितनी तेजी से और कितने धीरे ट्रेवल कर रहे हैं। आप जरूर ये वर्ड यूज करते होंगे, हमने पूरे हाईवे पर 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड, कांस्टेंट 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। तो ये 100 किलोमीटर पर आवर क्या है कि आप कितना फास्ट या स्लो ट्रेवल कर रहे हैं। तो स्पीड बेसिकली आपको ये मेजर बताता है कि आप मोशन में, या आप हाउ फास्ट और स्लो यू आर ट्रेवलिंग। अगर आपको डेफिनेशंस लिखनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो स्पीड इज हाउ फास्ट और स्लो यू आर ट्रेवलिंग और अ बॉडी इज ट्रेवलिंग, यू और अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग। अब बॉडी लीजिएगा, इज ट्रेवलिंग। तो आपकी स्पीड ये आ गई। तो इस स्पीड के लिए, इस स्पीड को मेजर करने के लिए काफी यूनिट्स हैं, जैसे कि मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो हम पढ़ते हैं पहले एसआई यूनिट्स क्या होती है इन सब की। तो एसआई यूनिट्स याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एसआई यूनिट्स देखिएगा सबकी। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड्स। तो ये आपकी ये आ गया कि स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -1। ये आपकी दो आ गई। या दोनों को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम में सीबीएसई के ये काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स में काफी इंपॉर्टेंट 1-1 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स के। तो अब आपका आता है कि स्पीड की तो आपको पता चल गई, और क्या यूनिट्स होती हैं? किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर टाइम्स आर रेज टू द पावर -1। फिर आपकी आती है सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ये आपकी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन तब भी एक ये यूनिट है। तो सेंटीमीटर टाइम्स सेकेंड रेज टू द पावर -1। आप इंटू की जगह टाइम्स भी बोल सकते हैं, जैसे फॉरेन में होता है वो इंटू नहीं बोलते, वो टाइम्स बोलते हैं, मीटर टाइम्स सेकेंड रेज टू द पावर -1। तो अब आपका ये ऐसा यूनिट्स ऑफ स्पीड तो आपकी ये है, सिर्फ ये बाकी यूनिट्स हैं जिस पे स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। तो आपको ऐसा यूनिट पता चल गई। अब देखते हैं कि स्पीड कैसे मतलब स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हम इस फॉर्मूले को भी रहने देते हैं। तो अब इसमें पहले ये पढ़ते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस बेसिकली ये आपके मैग्नीट्यूड का साइज क्या है, मैग्नीट्यूड की आपका मैग्नीट्यूड साइज होता है कि कितना लेंथ, कितना आपने कवर करा, मैग्नीट्यूड उसे कहते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी वो मैग्नीट्यूड आता है कि अर्थक्वेक जब आता है तो कितने मैग्नीट्यूड का आया, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे मैग्नीट्यूड आपका साइज होता है कि कितना साइज में आपका कवर किया। तो डिस्टेंस बेसिकली आपकी मैग्नीट्यूड हो जाती है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैग्नीट्यूड। अगर आप फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आप इसे अगर आप इसे सर्च करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन कायदे में मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस बेसिकली मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आप मैंने बताया था मैंने कि वेलोसिटी जो होते हैं उसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे तो नेगेटिव में आता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जो भी होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। मतलब आपका अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, अगर आपको निकालना है तो आपका वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, ना कभी नेगेटिव में आएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल आप कैसे निकालें, वो आपका बेसिकली एक मैग्नीट्यूड होता है कि आपने कितना वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपकी डिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया तो आप 10 किलोमीटर गए, फिर आप इधर 5 किलोमीटर गए किलोमीटर्स, फिर आप इधर 2 किलोमीटर गए, फिर आप वापस आए 5 किलोमीटर्स। तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये पूरा साइज हो गया, ये पूरा आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल कितना बताएंगे कि आप सारी इनको जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल मतलब आपने जितना भी मैग्नीट्यूड जितना है उसको हम प्लस कर लेंगे। 10 + 5 + 2 + 5, 10 + 5 15, 15 + 2 15 + 2 17, 17 + 2 22। तो आपका टोटल 22 किलोमीटर्स आ गया। तो ये आपकी आ गई डिस्टेंस ट्रेवल। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बेसिकली होता क्या है। तो टाइम आपको पता ही होगा। तो फिर अब स्पीड के फॉर्मूले पे आते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपकी स्पीड है। अभी एवरेज स्पीड भी पढ़ेंगे। तो आपका आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। तो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है कि आपने 2 किलोमीटर, अगर आप 2 किलोमीटर चले 1 आवर में, तो आप अपनी स्पीड कैलकुलेट करके बताइए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका इसमें आ गया 2 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई और 1 आवर आपका टाइम टेकन हो गया। तो 1 2, तो आपकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी और काफी इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको वैल्यू दी गई है, अगर मान लीजिए आपको किलोमीटर इन आवर दी गई है तो आपको किलोमीटर इन आवर में ही स्पीड बतानी होगी।
अगर आपको मीटर पर सेकंड में आई है तो आपको मीटर पर सेकंड में ही आपको स्पीड कैलकुलेट करके बतानी होगी, आप अपनी यूनिट्स इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो अब हर एक का एक शॉर्ट वो एक स्मॉल लेटर असाइन होता है, जैसे कि स्पीड का हम वेलोसिटी भी ले लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है कि वो स्पीड होती है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो अब ये उस पर आते हैं, बाद में आएंगे। तो हम स्पीड का हम v ले लेते हैं, स्पीड का जो स्मॉल लेटर होता है उसे हम v ले लेते हैं। डिस्टेंस को हम लेते हैं, मैं आपको भी सारी बता दूंगा जिसकी क्या क्या किस किसी क्या क्या होती है। डिस्टेंस का s हो जाता है, उसके बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही ले लेते हैं। फिर आपकी आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी हम v में ले लेते हैं। फिर आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं u। फिर आपका एक्सेलरेशन आता है, फिर हम उसे ले लेते हैं a। तो अब हमें अब ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम सिंपली ये लिख देंगे कि v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, सिंपल। तो आपका ये आ गया स्पीड का फॉर्मूला, आप ये लिख लीजिएगा पॉज करके। तो ये आपका स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब हम एक दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट या आप काफी इजी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आप इसे काफी इजी कह सकते हैं। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा, वो भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है उन्होंने, आप उसे बाद में रीड भी कर लीजिएगा पूरा चैप्टर। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक शॉर्टेस्ट रूट होता है डिस्टेंस ट्रेवल का। जैसे कि एक ने ट्रेवल किया यहां से, इनिशियल पोजीशन आपकी हो गई, इसने 2 किलोमीटर यहां पे ट्रेवल किया, फिर 5 किलोमीटर यहां पे ट्रेवल किया, फिर 2 किलोमीटर यहां पे, और फिर 2.5 किलोमीटर यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली एक शॉर्टेस्ट रूट होता है जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन में आप डिस्क्राइब करते हैं, आपको डायरेक्शन डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, उसमें बतानी पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट की क्या है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट रूट होता है कि आपका मान लीजिए आप पॉइंट ए से चले बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ई पर। तो आप पॉइंट ए टू बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए और डी से ई गए। तो आप इसका डिस्टेंस ट्रेवल बताइएगा, पहले कैलकुलेट करके कमेंट्स में बताइएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस ट्रेवल आपका ये आ गया कि 5 + 2 + 2 + 2.5। तो 2 2 2 6 11.5, 6 + 5 11, फिर बाकी का 0.5 किलोमीटर्स आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका एंड पॉइंट क्या है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि एंड पॉइंट इसका ई है, तो ए टू ई इसका शॉर्टेस्ट रूट हो गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स राइट साइड को हम ईस्ट लेते हैं। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 2.5 किलोमीटर्स टू ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है और फिनिशिंग पॉइंट जो होता है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट होता है विद अ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये आ जाता है कि आपका शॉर्टेस्ट रूट जो है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की आपकी डेफिनेशन आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट की आपकी डेफिनेशन ये आ जाती है, shortest route from initial position to final position, यह आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी आपकी जो ये है डेफिनेशन वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। हम डिस्टेंस की भी ले लेते हैं। तो डिस्टेंस
आपका आ जाता है साइज ऑफ मैग्नीट्यूड, साइज ऑफ मैग्नीट्यूड। और आपकी स्पीड आ जाती है, स्पीड की आपकी डेफिनेशन ये आ जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। मैंने मोशन की वो बताई थी आपको डेफिनेशन, द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स इन टाइम टी। बात वही पड़ी, तो हम मोशन को इसमें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मोशन को, और डिस्टेंस में भी हम बता सकते हैं। तो आपका जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन था उसमें हमने लीनियर मोशन पढ़ा, रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, वन डायमेंशनल मोशन जो होता है वो भी पढ़ा, और उसके बाद हमने 3 टर्म्स, नई टर्म्स पढ़ी। स्पीड ये तो खैर नई नहीं थी, लेकिन इसमें डिटेल में होगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो आपका जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से अलग कंटेंट्स लेने के बाद आपका यहीं पे ये टॉपिक यहाँ पे ओवर हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की इस वीडियो के, जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये काफी सिमिलर वर्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप अपने अर्लियर क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस क्लास का या इस चैप्टर का काफी सिंपल टॉपिक्स हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब कोई बॉडी इक्वल टाइम्स में, मतलब आपका एक टाइम इंटरवल में, मान लीजिए आपका एक टाइम इंटरवल है टी, तो आपका एक टाइम इंटरवल है टी, तो अगर मान लीजिए और आपकी डिस्टेंस ट्रेवल है इन टाइम टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी इज इक्वल टू डी। अगर मान लीजिए अगर आपकी डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल टी डी है, तो मतलब मान लीजिए आपकी इन टाइम टी यू आर कवरिंग डिस्टेंस दिस। अगर आप दूसरे टाइम इंटरवल, इतने ही टाइम इंटरवल में, दूसरे टाइम इंटरवल टी में अगर आप उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे करते करते, तो आप ये समझेगा कि आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल में, यूनिफॉर्म मतलब इक्वली, इक्वल में। तो अगर आपका ये t इज इक्वल टू डी इक्वल है हर एक सेक्शन में, हर एक पार्ट में, तो आप समझिएगा कि आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप समझ ही गए होंगे कैसे होगा। अगर आप t टाइम में d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आप d टाइम में डिस्टेंस e ट्रेवल कर रहे हैं, d टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप ये समझिएगा कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं। अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुझे ये लग रहा था कि आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि जब आप को जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है और उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। मीटर पर सेकंड में है और आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आपके पास 2 तरीके हैं, और भी तरीके होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि और इसके अलावा क्या होते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 बताऊंगा। सबसे पहला आता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 0.0278 मीटर्स पर सेकेंड होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको जितना टाइम में दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 0.0278 इंटू 20 कर देंगे,
तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.78 इंटू 2। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 16, 1 2 7 ये आ गया 15, 1 2 1 2 1 5 5.56 किलोमीटर पर आवर और 5.56 किलोमीटर टाइम्स आवर रेज टू द पावर -1। तो ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए कि आपको अगर टिपिकल लग रहा हो तो आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि आपको मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में करनी है, मान लीजिए आपको इसमें अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो आपको सिर्फ मीटर पर आवर में चेंज करना, तो अभी आपको बता दिया। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दी हुई है जैसे कि 20 मीटर पर सेकेंड, तो आप उसे किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, 20 इंटू 18/5 कर देंगे। 5 1 5 4 18 4 60 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो आप 20 इंटू 5/18 कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा 10 9 50/9, सो आ जाएगा आपका 5.55 ऐसे करते हुए। हाँ लगभग यही है। इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में रहने दीजिएगा या वरना आप उसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर आपका ये आपका इजीली आ गया 18/5, तो यार 5/18 किलोमीटर टू पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए आपको 5/18 से करना पड़ेगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा या 0.0278 से, सॉरी क्लियर नहीं है, 0.0278 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका पूरा आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। ऐसे 2-3 मैटर और हैं तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के जो जितने टॉपिक थे वो सब मैंने कवर अप कर लिए हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा जो मैंने जिसमें इंट्रोडक्शन टू मोशन दिया हुआ है, तो आप उस वीडियोस को देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वर्ल्ड क्लास कंटेंट चाहिए तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू।